हेलो बच्चों, मैं श्रुति शुक्ला। हमने सबसे पहले वाला जो हमारा वीडियो था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके आगे के सेक्शन जो चैप्टर 2 है उसको हम कवर कर रहे हैं। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 अर्थात 3 से 11 तक यह चैप्टर 2 जो है वो बतलाया गया है। तो पहले मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने चैप्टर 1 पूरा समझा दिया है बेसिक सहित, तो आप कृपया वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरी ये पूरी कोशिश है कि सारे के सारे बच्चों को सुविधा के अनुसार एक एक संपूर्ण रूप से मिल जाए, ताकि उन्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, ना ही किसी भी पढ़ाई के कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक को खोजने में कोई दिक्कत हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरूँ। तो यहाँ चलिए हम टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अध्याय 2 सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम के अध्याय 2 जो कि सेक्शन 3 से लेकर 11 तक जिसका वर्णन किया गया है और नाम है अध्याय 2 का सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। जो सेक्शन 3 है उसमें बेसिक रूप से ये बताया गया है कि सूचना का अधिकार किसको होगा। तो वहाँ पे हमेशा एक शब्द जो है आप उसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए, वो है नागरिक। तो सूचना का अधिकार हमेशा नागरिकों को होगा, अर्थात गैर नागरिकों को नहीं होगा। हमेशा इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं सूचना के अधिकार अधिनियम से। तो सूचना का अधिकार किसको होगा, तो आप जब यहाँ पढ़ते हैं तो नागरिकों को होगा। और इससे पहले जब मैं परिभाषा में बताई थी पर व्यक्ति, तो आपको हमेशा नागरिकों को और पर व्यक्ति कौन है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। ये दो चीज़ जो है ये सूचना के अधिकार में बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं के विषय में है, अर्थात सेक्शन 4 जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ है। यहाँ पे आपको बेसिक कुछ बातें, कुछ लिस्ट दी गई हैं कि एक लोक अधिकारी की क्या क्या बाध्यता होती है, किसमें होती है, जिसमें कुछ बाध्यताएं, कुछ जो चीज़ें हैं बेसिक, उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी जो है वो क्या करेगा, जो भी पहले में तो बताया गया है कि अपने अभिलेख जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं उसको क्रमबद्ध रखेगा, सूचीबद्ध रखेगा। तो ये सारी चीज़ें तो कंप्यूटर विभिन्न काम प्रणालियों पे सुरक्षित रखता है ना, तो उन सारी चीज़ों के विषय में बात की। पर आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपको जो इसका 4 का जो ख है, यहाँ से कई बार बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि 120 दिन के भीतर जो ये लोक प्राधिकारी है वो 120 दिन के भीतर अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य को, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य को, ये सारे जो पर्यवेक्षण करेगा और स्वयं के लिए मापमान। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट को जो है आप बिल्कुल देख लेंगे। जैसे जो भी दस्तावेज उसके नियंत्रणाधीन है उसको बिल्कुल वर्गों में डिवाइड करके विवरण करेगा। उसकी बोर्ड, परिषद या समिति या अन्य निकाय को, वहाँ पे कितने व्यक्ति होंगे, 2 या अधिक व्यक्ति जो हैं उसको सलाह देने के लिए बोर्ड जो है समिति का निर्धारण करेगा। अधिकारी और कर्मचारियों की उसमें निर्देशिका होगी कि इस रूप में उसको काम करना है। तो इस तरीके से कई लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में आप फिर आ जाएंगे नंबर 17 में, तो वहाँ पे बोलता है कि ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा, और प्रकाशन इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा। तो देखिए हर जगह जो है अलग अलग क्राइटेरिया है, कहीं डेज हैं, कहीं मंथ हैं, कहीं ईयर्स हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ सेक्शन 4 में 2 चीज़ों की बात की गई है, एक तो 120 दिन का उल्लेख किया गया है और दूसरा जो प्राधिकारी है वो अद्यतन प्रत्येक 1 वर्ष में करेगा, प्रकाशनों का प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कैसे करेगा, या तो अपेक्षाओं के अनुसार लोक अधिकारी स्वप्रेरणा से कर सकता है, या जनता के द्वारा, किसी भी जनता के द्वारा अगर किसी विषय में सूचना मिलती है तो भी वो ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे इसमें स्पष्टीकरण को देख लेंगे। स्पष्टीकरण कहता है कि उपधारा 3 उपधारा 4 के प्रयोजन के लिए जो प्रसारित से सूचना पत्र अर्थात समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम में किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालय के निरीक्षण भी सम्मिलित है। जनता को सूचना की जानकारी देना और संसूचित करना अभिप्रेत है। अब हम जब सेक्शन 4 में आते हैं तो लोक अधिकारियों की बाध्यता के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम 2 जो है, एक तो 120 दिन और दूसरा जो है 1 वर्ष का अद्यतन। ये 2 जो है क्लिक पॉइंट हमारे पास है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 5, और सेक्शन 5 में लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम के विषय में बताया गया है।
तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक दिन निश्चित किया गया है कि कितने दिन के भीतर, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। सेक्शन 4 में कितना दिन है, सेक्शन 5 में कितना दिन है। तो ये जब माइनर एक्ट्स हम पढ़ते हैं ना, तो ये जो बेसिक बेसिक बातों से बहुत प्रश्न आते हैं। सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि प्रत्येक लोक अधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर, तो आपको 100 दिन के भीतर से लेकर जहाँ तक मैं बता रही हूँ वहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न तो बने ही हैं, हमेशा बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। आपको अंडरलाइन करना है 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों और उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के रूप में अधिकारियों को अभिहित करेगा। तो किस चीज़ के लिए? प्रशासनिक एककों या कार्यालय में किसको? केंद्रीय लोक सूचना या राज्य सूचना के अधिकारी को अभिहित करेगा। कितने दिन में बोलता है? तो ये बोलता है कि इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर। और यहाँ पे ये बात की जाती है कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पे एक और उल्लेख दे रहा है आपको 5 दिन, तो वो 5 दिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जहाँ 100 दिन, सेक्शन 5 में 100 दिन और 5 दिन का उल्लेख किया गया है, क्यों, क्या, कैसे। तो उपधारा 1 में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक अधिकारी इस अधिनियम के 100 दिन के भीतर किसी भी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल या उप जिला स्तर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन अपील प्राप्त करने, उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 19 के निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदोन्नत करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? अपील की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप कि जो यहाँ पे, अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में मोस्टली हमारे पास 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। एक तो सेक्शन 4 में 100 दिन की बात होती है, तो 100 दिन में क्या बोलता है कि भाई अपना जो कर्तव्य जानकारी कब प्रकाशित करेगा, तो वो कब करता है? सेक्शन 4 में कहता है वो 120 दिन के भीतर, और आद्यतन कब करता है? 1 वर्ष के अंदर, है ना। और उसी प्रकार यहाँ पे जो सूचना अधिकारी की जो प्रशासनिक इकाई और कार्यालय में सूचना प्रदान करने के लिए जो अधिकारी है, जो पदविहित किए जाएंगे, वो कितने दिन में किए जाएंगे? तो 100 दिन के लिए। वो अधिकारी क्या करेंगे? सूचना के अधिकार के समस्त जितनी भी प्रशासनिक इकाई हो चाहे कार्यालय में सूचना प्रदान करना हो, तो ये जो अधिकारी है वो 100 दिन के भीतर पदविहित किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक बेसिक बात और करना है कि यदि मान लो सूचना या अपील के लिए हम आवेदन दिए और जो किसी कोई भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कितनी अवधि का संगणना कितनी अवधि में जोड़ दी जाएगी? तो 5 दिन की बात है, ठीक है। धारा 7 की उपधारा के 1 के अधीन जो अवधि की जो संगणना है वो 5 दिन की अत्यधिक अवधि जोड़ दी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से और कोई विशेष प्रश्न कभी पूछा गया नहीं है। सेक्शन जो 6 है, यहाँ पे सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध के विषय में बात किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई भी सूचना अभिप्राप्त करता है वो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, देखिए आपको अंडरलाइन करना है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया गया है वहाँ की राजभाषा। तो कौन कौन सी भाषा, कैसा? पहले फॉर्म बोल रहा है लिखित में, यहाँ मौखिक की बात नहीं की जा रही है, आपको लिखित को अंडरलाइन करना है। और दूसरा फॉर्म क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और दूसरा कौन कौन सी भाषा? तो है हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, और कौन सी जो क्षेत्र की जो राजभाषा है उसमें फीस के साथ जो भी विहित की जाए। कहाँ करेगा? तो संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई विशिष्टियां निर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। और जहाँ पे अब ये आगे का सेक्शन कंडीशन जो उपखंड है वो ये बता रहा है, जहाँ पे लिखित में अनुरोध नहीं किया गया है तो वहाँ पे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा,
जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। मतलब कि कोई व्यक्ति है लिखित रूप से नहीं किया गया है तो वो अधिकारी स्वयं जो है उसको मौखिक रूप से बतलाएगा कि भाई आपका ऐसे ऐसे लिखित करना है और आप जब ऐसा प्रोसीजर कीजिए तब हम आपका काम करेंगे। तो वो मौखिक रूप से उनकी सहायता करेंगे। सेक्शन 6 का उपधारा 2 कहता है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो जो ज़रूरत है सूचना जो देने वाला अधिकारी है वो सूचना देने के लिए अनुरोध करने वाला जो भी आवेदक है सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी भी कारण के अन्य व्यक्तिगत मतलब कि जो अधिकारी है वो उतना ही पूछ सकता है जितना कि जरूरत हो और उसके जो आवेदक से और व्यक्तिगत उसकी बातें नहीं पूछ सकता है। जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके भाग को जो समुचित हो अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित कर उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। परंतु यह इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण शीघ्रता से किया जाएगा किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, आवेदन की प्राप्ति के 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। ठीक है। होता क्या है कि लोक प्राधिकारी के मान लो किसी दूसरे लोक प्राधिकारी के विषय में है तो लोक प्राधिकारी को वो सूचना देगा बोलता है। और यहाँ पे भी आपको एक सेक्शन 6 में भी आपको 5 दिनों का वर्णन किया गया, 5 दिनों के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा बोलता है। ठीक है, ये जो तारीख है आवेदन प्राप्ति की तारीख के 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक जो है आपको इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सेक्शन 4 पढ़ते हैं वहाँ पे 2 आपको बात करती है, वहाँ पे क्या बात कर रहा है 120 की और अद्यतन 1 वर्ष की। और जब आप 5 में जाते हैं सेक्शन तो वहाँ पे 100 दिनों के पश्चात की संगणना की बात है, 100 दिनों के पश्चात प्रशासनिक इकाई वाला बात करता है और दूसरा 5 दिनों की बात करता है। और जब आप सेक्शन 6 में जाते हो तो यहाँ पे भी ये कहते हैं 5 दिनों के पश्चात जो है आपका आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। और दूसरा बोलता है कि लिखित और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होनी चाहिए और भाषा की बात बोलते हैं तो अंग्रेजी, हिंदी और राजभाषा स्थानीय क्षेत्र के। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 7 है, अनुरोधों का निपटारा है। अनुरोध का निपटारा आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बता रहा है कि कितने दिन में क्या होगा कैसा होगा। तो इस चीज़ को जाने कि धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को चाहे राज्य लोक सूचना अधिकारी, देखो यहाँ पे दोनों अधिकारियों की बात करता है, संभवतः से शीघ्रता से अनुरोध प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। अब देखिए यहाँ पे फिर एक क्राइटेरिया आ रहा है, अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सूचना उपलब्ध कराएगा। धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी कारणों से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। ठीक है, तो 30 दिन के भीतर अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर फीस के संदाय पर जो विहित की जाएगी सूचना उपलब्ध कराएगा। ठीक है, 30 दिन का क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे। परंतु जहाँ मांगी गई जानकारी के संबंध में किसी व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता, देखिए होता क्या है कि जनरली जब हम सूचना के अधिकार में जाते हैं और वहाँ पे कोई भी वो करते तो हमको जो अधिकारी है वो 30 दिन का समय लेता है कि 30 दिन के समय के भीतर हम आपको आपकी सूचना जो आपने मांगी है हम आपको दे देंगे। परंतु कोई ऐसा है भाई उसके जीवन और प्राण की स्वतंत्रता जो है वो वंचित हो रही है या कोई उसको डरा रहा है धमका रहा है, तो ऐसे में क्या होगा 30 दिन तक तो कोई व्यक्ति नहीं रुक सकता ना। तो ऐसे में एक और प्रावधान है और वो है कि ऐसे में जो लोक अधिकारी है उसको 48 अर्थात 48 घंटे के अंदर सूचना प्रदान कराई जाएगी आवेदनकर्ता को। यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध देने में असफल रहता है तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया। अब मान लीजिए 30 दिन के लिए कोई आवेदक ने आवेदन किया कि भाई हमको सूचना चाहिए और 30 दिन तक अगर उन्होंने कोई सूचना नहीं देती है तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने उसके अनुरोध को आवेदक के अनुरोध को
जो है वो नामंजूर कर दिया है। जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का निश्चय किया जाता है केंद्रीय लोक सूचना या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को। अब भाई फीस जो है वो आपको एक निर्धारित हर जगह फीस रहती है और वो फीस जमा करनी पड़ती है। अब अगर मान लीजिए अब उसमें क्या सिचुएशन आती है तो क्या होगा ये देखिए कि उसके द्वारा या आधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में फीस के ब्यौरे जिनके साथ धारा 1 के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणना होगी देते हुए उससे फीस जमा करने का अनुरोध करते हैं। कोई संसूचना भेजेगा, संसूचना का प्रेषण करेगा। फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को जो धारा के में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के लिए प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा। तो भाई वो 30 दिन वाला जो समय है वो उसमें अपवर्जित किया जाएगा और जो व्यक्ति है वो सूचना भेजेगा कि भाई आप उस फीस को जमा कर दीजिए। लोक प्राधिकारी जो है उस व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि फीस जो है आपको जमा करना है। प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी विशिष्टतया समय सीमा प्रक्रिया या कोई अन्य प्रारूप भी है विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकारी से संबंधित सूचना देते तो कोई संसूचना भेजेगा। अब भाई वो अगर सूचना भेज रहे तो वो 30 दिन की जो क्राइटेरिया है ना वो इस समय जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। भाई जब तक आप फीस ही पे नहीं करेंगे तो आपका कार्यवाही कैसे आगे होगा, कैसे आगे जाएंगे। तो वो 30 दिन में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है सूचना प्राधिकारी के पास, वो उसको बोलना चाहता है कि आप ये पे कर दीजिए और वो फीस पे नहीं करता है तो उस दिन से 30 दिन काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो 30 दिन जो है वो छोड़ दिया जाएगा। जिस दिन से उसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, आवेदक ने फीस पे किया, तब से फिर हम उसको काउंट करेंगे 30 दिन। कौन सा 30 दिन की बात कर रहे हैं? वो जो लोक प्राधिकारी वाला जो 30 दिन देने की अवधि है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति उपधारा 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति निःशक्त है, विकलांग है तो लोक प्राधिकारी पूरी उसकी सहायता करेगा। जहाँ सूचना पहुंच मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में विधान में उपलब्ध कराई जानी है वहाँ आवेदक 6 में के अधीन रहते हुए फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे कोई भी है तो समुचित सरकार के द्वारा कोई भी फीस उससे नहीं ली जाएगी। अब देखिए आप 8 में आ जाइए, सेक्शन 7 की उपधारा 8 में यहाँ पे बोलता है जहाँ किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति का कारण, ऐसी अवधि जिसके भीतर अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ संसूचित करेगा। किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराएगा जिसमें मांगा गया है और जब लोक प्राधिकारी स्रोतों को अनुपातिक रूप से विचलित ना करता हो, प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण का प्रतिकूल ना हो। चलिए ये उतना खास नहीं है। सेक्शन 8 देख लीजिए। सेक्शन 8 में कुछ छूट है, कुछ छूट के विषय में बताया गया है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि छूट क्या है। तो सूचना के प्रकट किए जाने से संबंधित छूट। अब देखिए सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध क्या है तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में अनुरोध की बात करता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा। तो धारा 6, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा धारा 6 में आपको कि सूचना का जो निवेदन है वो कैसे किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप में किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आवेदन हो, उसके आवेदन हम सेक्शन 6 में क्या पढ़ें? हम सेक्शन 6 में क्या पढ़ते हैं कि सूचना अभिप्राप्त करने के लिए हम अनुरोध बोल रहे हैं, अनुरोध का प्रावधान कर रहे हैं और अनुरोध की जो प्रक्रिया है, निपटाने की जो प्रक्रिया है, तो उसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं? सेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं। और
एक चीज़ और ध्यान करना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो भी आवेदन की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की बात कहें पिछला, तो 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है। और सूचना शुल्क के पश्चात कितने दिवस के अंदर वो प्रदान करेगा, तो सूचना शुल्क अगर मिल जा रहा है हमको तो 30 दिन के भीतर वो प्रदान करेगा। और यदि किसी के जीवन में संकट है तो 48 घंटे जो है वो, यानी फिर 30 दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, 48 घंटों में ही हो जाएगा। जहाँ जहाँ से प्रश्न आता है उसको मैं एक बार रिकॉल करके आपको बतला रही हूँ, तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। यदि अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मान लो लोक प्राधिकारी जो है वो कुछ कार्रवाई नहीं करता, तो क्या समझा जाएगा कि हमारा जो आवेदन है वो असफल हो गया है। इस चीज़ को आप जान लें। और कोई भी शुल्क जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति पे भारित नहीं किया जाएगा जो कि गरीब होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे आईपीसी में भी बहुत सारे छूट, सीपीसी में भी बहुत सारी छूट, सीआरपीसी में भी छूट है, तो यहाँ पर का छूट तीनों को मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक बताया है, गरीबी रेखा के नीचे वालों को छूट की बात बता रहा है। अब क्या होता है कि मान लो कोई भी लोक प्राधिकारी है, कोई भी अगर मान लो नहीं दे रहा है वो सूचना, जो भी उपलब्ध कराने से वो इनकार करता है, तो वो जो लोक प्राधिकारी है वो आवेदक को ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ों की सूचना देगा। अपील किए जाने की के विषय में बताएगा, क्या क्या विशिष्टियाँ रखेंगी, उनको आगे और क्या करना है, वो सारी बातों की जानकारी स्वयं वो लोक प्राधिकारी देगा आवेदक को, जिसने की सारी चीज़ की इंकारी की है। उस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक। अब छूट संबंधी प्रावधान कहाँ है, वो है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 देखेंगे, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। इस अधिनियम में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। अब भाई व्यक्ति जो है जा रहा है, तो सूचना ये जो लोक अधिकारी है वो ये सारी सूचना जो है उस ऐसे आवेदक को नहीं दे सकता। कौन कौन सी सूचना, ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की, देखिए आप भी अंडरलाइन करना है आपको, कौन कौन सी भारत की प्रभुत्व एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हित, विदेश से संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और अपराध का जो उद्दीपन करता हो, तो ऐसी कोई भी सूचना नहीं देगा। सूचना जिसके प्रकाशन से किसी भी न्यायालय अधिकरण में अभियुक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, अर्थात जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान हो, मतलब कि न्यायालय ने किसी भी सूचना को स्पष्ट रूप से देने को मना किया गया हो, वो। अब मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, अब राफेल का जो एक मामला था, कॉन्फिडेंशियल रहते हैं कुछ दस्तावेज, जरूरी थोड़ी ना कि वो सबके समक्ष प्रस्तुत की जाए, लेकिन अब मान लीजिए अब राफेल संबंधी दस्तावेज है, तो वो क्या है, कॉन्फिडेंस है, उससे भारत की अखंडता और सुरक्षा जुड़ी हुई है, तो हम वो सारे दस्तावेज जो है, कई दस्तावेज की सूचना के अधिकार के रूप में हम मांग नहीं कर सकते हैं, और अगर हम मांग करेंगे तो भी हमको नहीं मिलेगा। तो कहाँ कहाँ चीज़ में सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा, जो छूट है उसके विषय में बताया गया है। वैसी सूचना से जो संसद या राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार भंग कारित करता हो, सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा सम्मिलित हो। एक चीज होता है, ये है ये लाइन, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचता हो, और जब सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से वितरित लोकहित का समर्थन हो, अर्थात किसी पर व्यक्ति के विषय में भी लोक प्राधिकारी देखेगा, अगर पर व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचता है तो भी। किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम अधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है,
कि सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना जिसको प्रकट करने में किसी व्यक्ति के जीवन एवं शारीरिक सुरक्षा खतरे पर डालेंगे, विधि प्रदर्शन या सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में दी गई सहायता स्रोत से पहचान करेगा। अगला क्या है? सूचना जिसे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। मंत्रिमंडल के कागज पत्र में जिसमें मंत्रिपरिषद सचिव, अन्य अधिकारी, विचार मंच के अभिलेख सम्मिलित है। देखिए, एक एक पॉइंट को शब्दशः आपको पढ़ना होगा, पॉइंट वाइज एक एक जो छोटी छोटी बातें ना उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई सी भी लिस्ट जो है वो ये करके दे देगा पीएससी की क्या ये जो है इसे छूट प्राप्त है, या तो ये प्रश्न देगा या तो पूछेगा ये छूट प्राप्त नहीं है। लिस्ट जो है या तो छूट प्राप्त वाली दे देगा और एक में ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा जो कि इस लिस्ट में उपलब्ध नहीं है, या तो ये भी कर सकता है कि बहुत सारे बाहर के कुछ कंटेंट दे दे और उसमें एक लाइन इस कंटेंट का दे दे। तो आपको ये पूरा का पूरा जो है सेक्शन जो है 8 छूट जो है वो स्पेसिफिक एक एक पॉइंट शब्दशः पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, ऐसा पीएससी करता है। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्री परिषद सचिव, अन्य अधिकारी के विचार मंच के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण या सामग्री जिसके अर्थात विनिश्चय किए गए थे, निश्चय की और सूचना जो व्यक्तिगत सूचना संबंधित है, तो कोई भी व्यक्तिगत सूचना किसी की भी कोई भी नहीं देगा जब तक कि जिसका प्रकटन करने से लोक क्रियाकलाप के हित से संबंध नहीं रखता है। अगर कोई व्यक्तिगत सूचना किसी का देगा तो एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण होगा, इस चीज को ध्यान दिया जाए। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार उनके किसी भी छूट किसी भी बात के होते हुए लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। जो उतना खास नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह क्या है, परंतु यहाँ कि जहाँ उस तारीख के बारे में जिसमें 20 वर्ष पूर्व उक्त अवधि को संग्रहित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो वहाँ इस अधिनियम के उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें कैसे प्रश्न पूछेगा या जो जो चीज़ें ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एक तो पहले एमपी में एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें क्या पूछा गया था कि सूचना के प्रकटीकरण से कौन सी छूट प्राप्त है, किस दस्तावेज या किस कैसी सूचना को छूट प्राप्त है। तो यहाँ पे 2-3 लिस्ट दे दिए, या तो लास्ट में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं बोल देगा या तो लास्ट में आपको उपयुक्त में से सभी, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एमपी में भी पूछा गया है और एमपी में एक से अधिक बार पूछा गया है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा। यानी ये पूछेगा कि छूट का आधार कौन सा है, छूट का आधार नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। बहुत लंबी लिस्ट है और एमपी में हमेशा पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में भी एक आध बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि मान लो जो धारा 8 है, 8 के तहत जो है 8 की जो उपधारा 3 के तहत जो है, मान लो 20 वर्ष की अवधि को संग्रहित किया जाने का कोई प्रश्न उद्भूत हो रहा है, तो वहाँ पे कोई उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे किसका निश्चय, तो केंद्रीय सरकार। जहाँ 20 वर्ष की सूचना की कोई बात होती है तो वहाँ पे कौन आएगा, केंद्रीय सरकार का निश्चय अपीलों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा, इस चीज़ का ध्यान करेंगे। ठीक है, और जहाँ भी पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित है, तो वहाँ जो लोक अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी, उस सूचना का अनुरोध जो है वो अस्वीकार कर सकेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 9, कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति। अब सेक्शन धारा 8 के उपबंधों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की बात करता है। यथा स्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति में अस्तित्व युक्त प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया, क्या बताया मैंने कि
जहाँ पे पहुंच उपलब्ध कराने हेतु जो भी अनुरोध है, राज्य से भिन्न कोई व्यक्ति जो है वो जो प्रतिलिपियां अधिकार के उल्लंघन में है, तो वहाँ पे लोक अधिकारी क्या करेगा, ऐसी सूचना को अस्वीकार कर देगा। इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट है सेक्शन पृथक्करणीयता, ठीक है, सेवरेबिलिटी। तो जहाँ सूचना तक पहुंचने के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहाँ इस अधिनियम की किसी बात के होते हुए पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है। छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है, युक्त रूप से पृथक की जा सकती है। मतलब कि जहाँ पे छूट दिया गया है तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। छूट प्राप्त जो सूचना है तो छूट प्राप्त सूचना के नाम पर अन्य सूचनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमारा सेक्शन 9 का है। इस चीज को ध्यान, सेक्शन 10 का है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या होता है कि सेक्शन में क्या बोल रहा है कि हमारे को पहले हमने क्या किया, क्या पढ़ा हमने, छूट प्राप्त वाली जो सूचना पढ़ी ना, वो कौन से सेक्शन पढ़ी, 8 में पढ़ी। अब मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है, सेक्शन 8 में पढ़ी। सेक्शन 8 था सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, और सेक्शन 9 है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति का आधार। अब मान लीजिए कोई ऐसी सूचना सामने वाला बंदा चाहता है, आवेदक, कि जिसमें वो छूट वाली भी है जिसको कि शासन नहीं दे सकती, और दूसरी कुछ ऐसी भी है जो कि उसके पर्सनल भी है। तो अगर मान लो वो आवेदन कर रहा है तो दोनों सूचनाएं अगर अलग अलग हो सकती है तब तो उसको प्रदान किया जाएगा, और अगर वो अलग नहीं हो सकती है तब प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पृथक्करणीयता अर्थात अलग अलग करने का बात यही कह रहा है कि अगर वो छूट प्राप्त सूचना जो है तो उसको तो देने के लिए बात ही नहीं है, दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है कि उनसे रिलेटेड है, लेकिन अगर दो सूचनाओं को जो हम मांग रहे हैं वो छूट प्राप्त सूचना से जुड़ी हुई है और दोनों सूचना को अलग करके हमें हमारी सूचना जो है वो मिल सकती है तो मिल जाएगी, ये कह रहा है। लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि दोनों अलग अलग हो सकें। नेक्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है सेक्शन पर व्यक्ति सूचना। पर व्यक्ति सूचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे आज का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 के अध्याय 2 का आखिरी सेक्शन है, सेक्शन 11। पर व्यक्ति सूचना, यहाँ यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदाय किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित सूचना देगा। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उक्त सूचना या अभिलेख के किसी भाग को प्रकट करने का आशय इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन कर पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। सूचना के प्रकटन के बारे में निश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार वाणिज्य गुप्त बातों की दशा के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित या ऐसे पर व्यक्ति के हितों की संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जाएगा। अब मान लीजिए आप ए और बी हैं, अब ए और बी में ए जो है बी जो पर व्यक्ति है, मान लीजिए बी पर व्यक्ति की विषय में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो वो अपने हित के लिए ए क्या करेगा, बी के लिए जानकारी सूचना का अधिकार लगाएगा। तो जो लोक प्राधिकारी है वो पर व्यक्ति कौन हुआ, बी हुआ, तो बी को पहले वो आवेदन भेजेगा, उसे बताएगा कि भाई सामने वाला बंदा आपसे ये सारी जानकारी आपकी चाह रहा है, तो बी की अनुमति से अगर बी हाँ कहता है तो ठीक है, अन्यथा नहीं कहता है तो उसे नहीं दी जाएगी जानकारी। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर लोकहित का कोई मामला हो, लोकहित की बात है तो पर व्यक्ति की भी जानकारी दे सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इसी सेक्शन की जो उपधारा 2 है,
उपधारा 2 कहता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना अभिलेख या किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख के 10 दिन के भीतर प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तो भाई पर व्यक्ति को जो वो देगा सूचना, उसके 10 दिन के भीतर भाई पर व्यक्ति बता दे, इन्फॉर्म कर दे कि हाँ ये सूचना देनी है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान पर व्यक्ति को करना है। कितने दिन के भीतर बोल रहा है? 10 दिन के भीतर। धारा 7 में किसी बात के होते हुए यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया है, तो इस बारे में निश्चय करेगा कि उक्त सूचना अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं, और इसकी सूचना लिखित पर व्यक्ति को देगा। उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील का हकदार है कि नहीं। बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने की है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये आप ये सेक्शन ध्यान रखना कि पर व्यक्ति की सूचना संबंधी कौन सा सेक्शन है, ये तो आपको कॉमन रूप से ध्यान देना ही है। और जो भी लोक सूचना अधिकारी है वो व्यक्ति संबंधी सूचना अगर मान लो प्रकट करना चाहता है, तो अनुरोध प्राप्त होने के आपको कितनी समयावधि के भीतर लिखित में नोटिस देगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। कितने में देना है? 5 दिन के भीतर वो देगा। तो 5 दिन को आपको ध्यान रखना है। जी, अंडरलाइन कर लीजिए आप अपने बैरक में। 5 दिन के भीतर लिखित सूचना की बात कर रहा है। और नेक्स्ट कहता है यहाँ पे दूसरी एक बात और भी है कि पर व्यक्ति को जो सूचना का प्रकटन चाहे, ऐसे व्यक्ति सूचना की तामील के समयावधि के भीतर प्रस्तावित जो भी है अपना जो भी प्रकटीकरण के विरुद्ध जो आवेदन है, अभ्यावेदन है, वो कितने दिन के प्रस्तुत कर सकेगा? तो 10 दिन का क्राइटेरिया दिया है। पर व्यक्ति 10 दिन में अपने विरुद्ध जो भी आवेदन है उसका निराकरण के लिए या जो भी अपना मत प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का उसको समय दिया गया है। और नेक्स्ट जो है कि लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात कितने समय के भीतर जो है पर व्यक्ति के अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया, तो उस आवेदन का निराकरण करेगा। कितने दिन के अंदर निराकरण करेगा? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 40 दिन के अंदर। मतलब जो भी लोक सूचना अधिकारी को जो भी अनुरोध प्राप्त हो गया है, तो पर व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो उस आवेदन का पर व्यक्ति के आवेदन का निराकरण 40 दिन में होगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, इतने दिन में इतने दिन हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये जो अधिकारी है वो 40 दिन में पर व्यक्ति का जो भी वो रहेगा उसका निराकरण करने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अध्याय 2 जो है यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि सेक्शन 3 से 11 तक है। अब नेक्स्ट उसमें हम जो है सेक्शन अध्याय 3 पढ़ेंगे, और अध्याय 3 जो कि सेक्शन 12 से लेकर जिसका पूरा वो 12 से लेकर 14 तक है। तो हम इस चीज़ को एक बंच में कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सूचना प्रौद्योगिकी को सीक्वेंस वाइज जितने भी एक्ट हैं वो इधर उधर ज़्यादा ना भटके और आप लोगों को सीक्वेंस से मिल जाए। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप जो है वो उसको भी बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप जो है उसमें सीधे ज्वाइन हो सके। कोई दिक्कत हो तो, कुछ भी मुझसे बात करनी हो तो यहाँ पर इस प्रकार से है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को प्रॉपर रूप से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अध्याय 3 के साथ प्रस्तुत होंगे।